नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। अगले 1 घंटे तक हम किसी न किसी सियासी मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं। चूँकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर दिन सियासी मुद्दे सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। जनता की काफ़ी दिलचस्पी होती है इस चुनावी माहौल में, क्योंकि जनता उसी के आधार पर अपना मन बनाती है कि आखिर किसे सत्ता तक पहुंचाना है और किसे नकारना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, चुनाव के इस लोकतंत्र के महापर्व में एक सियासी घमासान है और हर तरफ मुद्दे ही मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। एक बेहतरीन पैनल के साथ अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल अब पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए करीब 1 हफ्ते का ही समय बचा है। ऐसे में अब सारे सियासी दल ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक लंबे इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी चुनावी मंच पर नजर आने लगे हैं। अपनी पहली रैली में अखिलेश पूरे तेवर में सत्तारूढ़ एनडीए पर हमलावर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ हर दिन की तरह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मंच से हुंकार भरते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित भाई शाह ने भी यूपी के चुनावी मंच पर दस्तक दे दी है। मुरादाबाद से अपने मिशन यूपी का आगाज करते हुए अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पुलवामा अटैक से लेकर राम मंदिर निर्माण तक का जिक्र करते हुए शाह ने विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर कोसा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक बात तो साफ तौर पर नजर आई कि बीजेपी के मन से गाहे बगाहे राम मंदिर जैसे हिंदुत्व के एजेंडे की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। एक तरफ परिवारवादी तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी हैं। योगी ने विपक्षी दलों को कालनेमी का नजीर देते हुए कहा कि जल्द ही सारे विरोधी राम नाम का जप करेंगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र से अग्निवीर योजना समाप्त करने जैसे मुद्दों पर भी मोदी, शाह, नड्डा जमकर बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं चाहे राहुल हो या अखिलेश या फिर बात की जाए तेजस्वी यादव की, केंद्र सरकार की मजम्मत करने से नहीं चूक रहे। चुनावी बॉन्ड से लेकर रोजी रोजगार और जातीय जनगणना को विपक्षी मुद्दा बनाने में जुटे हैं। दोस्तों, दरअसल आज हम इसी पर एक कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष का मुद्दा किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। चर्चा की हम शुरुआत करें उसके पहले आइए सुन लेते हैं कुछ बड़े नेताओं के बयान चुनावी मंच के सियासी घमासान से। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। जो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे। जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की। रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। एक तो कांग्रेस को इससे डील करने की क्या जरूरत है। राम जी की अगर लहर है देश में तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। बुरा तब होता जब नाथू राम की लहर होती। समझ रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि राम की लहर है कि नाथू राम की लहर है, पहले ये तय करना है। मुझे लगता है कि बीजेपी जिसको प्रचारित कर रही है ना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। राम जी त्रेता युग में हुए थे, बीजेपी 1980 में बनी है और बीजेपी ये चाह रही है कि इस देश के राम के जो मानने वाले लोग हैं ना,
उनको कैसे ठगा जाए। मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथूराम का। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। मैं समझती हूँ मजबूत सरकार तो वो सरकार होती है जो युवाओं को नौकरी दे सके, जो गांव-गांव में एक तरह का विकास पहुंचा सके, जो शिक्षा दे सके, जो सुविधाएं दे सके, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा का भी प्रावधान दे सके और अच्छी शिक्षा, इसी के साथ जो महंगाई कम कर सके। तो सुना आपने अलग अलग सियासी दलों के नेता क्या कुछ बयान दे रहे हैं चुनावी मंच से। बात यहीं तक रहती तो समझ में आता। मामला तो परमाणु बमों को समाप्त करने तक चला गया है। तेजस्वी यादव का मछली खाना वो भी सियासी सुर्खियों में है। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आशीष तिवारी का स्वागत करते हैं हम। ये बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ ये मौजूद हैं। इनसे भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। वैभव त्रिपाठी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। ये प्रवक्ता कांग्रेस हैं और जाहिर सी बात है ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सियासत के बेहतरीन जानकार हैं। सबसे पहले आशीष जी, भाई तमाम तरह के मुद्दे आए, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी से लेकर के चुनावी बॉन्ड सब कुछ आया, लेकिन आखिरकार मुद्दा राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द ही नज़र आ रहा है। यानी हिंदुत्व के एजेंडे पर आप फिर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व का कोई एजेंडे के हम लोग आसपास नहीं आ रहे हैं। वो राम की बात आई तो अब चूंकि राम कोई चुनावी मुद्दा तो है नहीं, चुनाव का मुद्दा विपक्ष ने बनाया राम को। इतना कह कर राम को मुद्दा बना दिया विपक्ष ने। हमारे लिए राम जो है वो हमारे लिए आत्मा है, हमारी प्राण है, हमारे भाई हमारा अस्तित्व है, हमारा गौरव है, हमारी प्रतिष्ठा है। तो राम के आसपास क्या हम लोग तो, अगर आपको लग रहा है कि राम के आसपास है चुनाव तो ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए। लेकिन अगर राम को अगर आप मानते हैं तो आपको ये बात निश्चित मान लेनी चाहिए कि कोई भी काम जीवन में शुरू होता है वो राम से शुरू होता है और राम पे ही ख़त्म होता है जाकर। तो विपक्ष अपना उसको किस मुद्दे के तरीके से लाना चाह रहा है या क्या बोल रहा है, वो विपक्ष का अपना काम है। वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से रैलियों में, आपने देखा होगा अभी माननीय अखिलेश जी पहली रैली उनकी ये थी जो पूरनपुर पीलीभीत में उन्होंने करी है जी। और मतलब अच्छी बात है, क्योंकि जो एसी के कमरों से निकल के राजनीति करते हैं, जो ट्विटर से राजनीति करते हैं, चुनाव मुझे इसीलिए बड़ा पसंद है कि ये उन लोगों को भी बाहर निकालता है जो लोग कभी जनता के बीच में जाते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी गए पूरनपुर में, उन्होंने अपनी रैली करी और रैली में जो रैली हुई, अगर आप उनका पूरा भाषण सुने, मैंने तो सुना, उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही कि वो क्या करेंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, ये नहीं किया, ऐसा किया, वैसा नहीं किया, मोदी जी ने ये किया, भाजपा ने वो किया, योगी जी ने। इसके अलावा उनका अपना खुद का कोई विजन नहीं है। पूरे आप इनका भाषण सुन लीजिए, ये क्या करेंगे इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया जनता को। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया, पूरा भाषण जो है उसी के आसपास इनका चलता रहा। तो अब बता, उनकी भी मजबूरी है कि करें तो क्या करें, क्योंकि उनके कुछ ऐसे बताने वाला कुछ है भी नहीं जिसके ऊपर जनता विश्वास करे। तो घूम फिर के लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, संविधान खतरे में है, वही जो 5-6 रटी रटाई आप हर चैनल पे, हर प्रवक्ता को आप इनके देख सकते हैं। उन्होंने वो कोई नई बात नहीं करते हैं, वो वही 5-6-7 रटी रटाई चीज़ें वही बार बार बोल। तो थक गए हम लोग भी सुन के, और जनता भी थक गई है, क्योंकि आपके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, कुछ बोलने के लिए है नहीं।
सिर्फ आप कोसने का काम करते हो। अरे आप क्या करोगे, आपके अपने क्या विजन है, आप देश की जनता को क्या देना चाहते हो, आप वो बताओ। अच्छा, समस्या क्या है विकास इनके पास, विपक्ष के पास संजय भाई, कि इनका जो गठबंधन बना है इंडी गठबंधन, उस इंडी गठबंधन में आप देख लीजिए मैनिफेस्टो कांग्रेस अलग अपना दिखा रही है, समाजवादी पार्टी का भी आप अलग मैनिफेस्टो, मतलब इनके पास जो 27-28 दल हैं वो 27-28 दलों के 27-28 मैनिफेस्टो हैं। तो जनता अब ये कंफ्यूजन में आ जाएगी कि भाई हम माने तो किसकी बात माने, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक लोग दूसरी बात कह रहे हैं, एक लोग दूसरी बात कह रहे हैं। अरे आप लोग विपक्ष में थे, एक मैनिफेस्टो अपना सब लोग बैठ के, जैसे जब ये गठबंधन बनाने की बातें चल रही थी तो उसके लिए आप लोगों ने खूब मीटिंगें करी, 3-4-5, दिल्ली करी, बम्बई करी, हर जगह। तो एक मैनिफेस्टो के लिए भी कर लेते तो कम से कम देश की जनता का समय बचता, वो भी समझ जाती है। लेकिन अब वो क्या है कि कंफ्यूज खुद हैं, इनको पता ही नहीं। अब अखिलेश जी अपना अलग मैनिफेस्टो देंगे, कांग्रेस अपना 17 सीटों पे अलग बताएगी, 63 सीटों पे ये अलग बताएंगे, टीएमसी की ममता जी अलग बताएंगे। पहले चरण में आशीष विनय सिंह बिन्नू जी के पास भी हम चल लें। भाई सुना आपने, आशीष जी ने आरोप लगाया, बेशक आपका चुनावी मंच सज चुका है, अखिलेश जी की आज एक रैली थी, कल 2 रैली है और लगातार रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर आशीष जी का ये आरोप निकल करके आ रहा है कि भाई आपका कोई विजन नहीं है, आप केवल केंद्र सरकार की मजम्मत करना ही अपना मुद्दा बना रहे हो। संजय जी चलिए, अभी मैंने सुना है आशीष जी ने बोला, कम से कम इनको पता तो है मैनिफेस्टो किसे कहते हैं, ये तो पता है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि क्या करेंगे बताया ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए सब कुछ बता दिया। ये मैनिफेस्टो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता। आपको पता होगा कि अब तक के जितने चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि पहले चरण के चुनाव के 1 या 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है हमेशा। और एक बार तो जिस दिन पहला चरण का चुनाव था उस दिन मैनिफेस्टो आया था। तब चुनाव आयोग ने अब की बार बड़ी कड़ाई से इस बात को कहा है कि कोई भी मैनिफेस्टो 1 हफ्ता या 8 दिन पहले आ जाना चाहिए, चुनाव के पहले आ जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आपने जितने भी भाषण सुने होंगे, जितने भी चुनावी भाषण ही है ये जुमले वाला, जितना भी सुना होगा, इनको मुस्लिम रंग दिख जा रहा है, इनको धर्म रंग दिख जा रहा है, लेकिन बेचारे युवाओं की बेरोजगारी का दर्द नहीं दिखा। किसी आपने स्पीच में सुना है क्या कि जो बेरोजगारों के बारे में बात किया इन्होंने कि आखिर उनको नौकरियां दी जाएंगी? फिर झूठ का पुलिंदा आपने सुना है? ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिला कि युवाओं के दर्द के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं कहा हो। महंगाई के बारे में बात कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को करते हुए सुना है? हाँ, इतना जरूर मैंने निर्मला सीतारमण जी को सुना है कि अगर उनसे कहा जाता है कि बेरोजगारी और इन सब चीज़ों पे आंकड़े की बात करते तो ये कहती क्या है। अभी उनके एक इंटरव्यू को आपने सुना होगा तो कि विपक्ष के पास विश्वसनीय जो है जानकारियां नहीं है, तो देगा कौन? यह विश्वसनीय जानकारी देगा कौन? देंगी तो आप ही देंगी। तो आपने तो बताया ही नहीं ना, आपने कोई जब नौकरी दिया ही नहीं है, कोई आंकड़े आपके पास है ही नहीं है, तो आप बताएंगे कहां से? आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कभी आपने किसानों के दर्द के बारे में, 700 किसान जो मर गए बेचारे, उनको याद करते सुना आपने? कहीं नहीं सुना। क्या जो 50 किलो बोरी में से 10 किलो बोरी की खाद की चोरी है उसके बारे में बात करते सुना आपने? कहीं नहीं सुना। तो ये सब जुमलेबाजी है, इसके सिवा कुछ नहीं। आज हिंदुस्तान परेशान है, आज जो है लोग युवा बेरोजगार है, सड़क पर हैं और आंदोलित हैं। मानिए, यकीन मानिए, आजकल जो मैंने पहले भी आपके कहा था, एक डिबेट में मैंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। झूठ जैसे किसी प्रोडक्ट का ब्रांड होता है कोई, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री झूठ के ब्रांड बन चुके हैं आज की तारीख में। अगर झूठ शब्द कह दीजिए तो लोग जान जाएंगे आप नाम किसका ले रहे हैं। तो ये स्थिति है भारतीय। झूठ की पाठशाला एक खोल चुके हैं। ठीक है। और हमारे प्रवक्ता आशीष भाई भी हमारे ख्याल से उस पाठशाला में अध्ययनरत रहे होंगे और स्क्रिप्ट होगी इनके पास, जवाब लेंगे और स्क्रिप्ट जो है ये आकर के पढ़ते, इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। अभी तक जो भी प्रवक्ता ने बात की आपसे, हिंदुस्तान की जो स्थिति है आज, कहाँ है हमारा
हिंदुस्तान किस दिक्कत में, बेरोजगार युवा किस दिक्कत में है, महिलाएं किस दिक्कत में है, किसान किस दिक्कत में है, इस पर कोई बात करने का समय नहीं है। ये झूठ के पुलिंदा इनके पास केवल है। ठीक है, आशीष अभी आपके पास आएंगे, पहले चरण में वैभव जी को जोड़ लें, फिर सुनील जी के पास चलेंगे। वैभव जी, भाई पूरे दमखम से आप लोग उतर रहे हैं चुनाव में, मुद्दे तमाम देखने को मिल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर राम मंदिर से लेकर के पोखरण परीक्षण से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो मंचों से सुनने को मिल रहा है। चुनाव का चुनाव है और पूरी तरीके से हक इको आ रहा है। जरा वैभव जी की आवाज ठीक की जाए। और हक छीनने वालों, वसूली करने वालों के बीच है। 10 साल से ये सरकार ने वसूली की है, वो चाहे पेट्रोलियम पे टैक्स बढ़ा के हो, महंगाई के रूप में हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हो। ये वसूली करने वाली सरकार है जो कि अपनी जवाबदेही से भाग रही। एक बात जो अभी कह रहे थे भाजपा के साथी कि ये विपक्ष ने राम को मुद्दा बनाया। अरे भाई, अगर चुनावी मुद्दा भगवान राम नहीं है तो मोदी जी क्या चुनावी सभा में आरती करने जा रहे हैं? घर बैठ के आरती गा लेते? तो प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोलते हैं और मुद्दों से भागते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष, ये मैनिफेस्टो, इनके मैनिफेस्टो का तो जनता को इंतजार भी नहीं है, ना ही किसी ने सुझाव भेजा है, इसलिए क्योंकि ये जो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे। तो जनता ने लाखों की संख्या में कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी सुझाव भेजा है कि आप इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में डालिए। हम ये चाहते हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके जनता के बीच जा के उनके मुद्दों को कलेक्ट किए हैं। उससे मैनिफेस्टो हमने बनाया है 5 न्याय और 25 गारंटियां, जिसमें हम बात कर रहे हैं युवाओं को 30 लाख जो सरकारी पद खाली है उसको भरेंगे, अप्रेंटिस देंगे, महिलाओं को हक देंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं नौकरियों में। हम ये बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से सुना क्या आपने कुछ? मोदी जी को पहले तो ये बताना चाहिए कि 10 साल में इन्होंने किया क्या, ऐसा कौन सा विकास कर दिया कि भारत की करेंसी अफगानिस्तान से कमजोर हो गई और भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम हो गई। ऐसा कौन सा लूट मचाया प्रधानमंत्री मोदी ने कि देश के ऊपर जो 14 प्रधानमंत्रियों ने 2014 तक जो कर्जा था वो 55 लाख करोड़ था और वो अचानक से 10 सालों में बढ़ के 205 लाख करोड़ हो जाता है। इन सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री जी को, जनता को देनी चाहिए। ये चुनावी रैलियों में बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी मुद्दों से भागने के लिए महारत हासिल है, झूठ बोलने के लिए महारत हासिल है। तो वो ये नहीं बताते हैं कि जो 2 करोड़ सालाना रोजगार का मामला था, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था इनको, वो 20 करोड़ लोगों की जगह 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। महंगाई कम करने की बात थी, महंगाई लगभग 3 गुना, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, चाहे दाल का हो, चाहे तेल का हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कृषि उपकरणों का हो, 3 गुना हो गई है महंगाई। उस पर जवाब ना देने पड़े। ये मुद्दों को भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी सोची समझी साजिश के तहत ये सब बातें बोल रहे हैं और बिल्कुल सत्ता के पास ना अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ है और ना ही सत्ता के पास आगे के लिए विश्वसनीयता बची है कि ये कोई वादा करें तो पब्लिक इन पे भरोसा करे। क्योंकि पब्लिक को इन्होंने 15 लाख का वादा किया, पब्लिक को इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, पब्लिक को महिलाओं पर अत्याचार कम करने का वादा किया और भाजपा के गुंडे बलात्कार करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, भाजपा के गुंडों ने एक दरोगा को गाड़ी रोकने के लिए पीट दिया और कौन ऐसे बाबा ने फोन किया कि जो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई उसमें से नाम निकाल दिया उन लोगों का जो कि मुख्य रूप से शामिल थे। तो ये अपराध, झूठ, इसी का बोलबाला है आज प्रदेश में और पूरे देश में। आप क्राइम की रिपोर्ट देख लेंगे, पूरे देश की स्थिति बड़ी भयावह है। मणिपुर जनता पूछ रही है कि क्या ये पूरे देश को मणिपुर के अंदर से महिला सुरक्षा का अड्डा बनाना चाहते हैं?
जनता ये पूछ रही है कि 700 किसानों की आत्महत्याएं हो जाती हैं, शहादत हो जाती है आंदोलन के दौरान, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है कि 1.5 साल लगभग 13 महीने आंदोलन चला। उस 13 महीने में जो लोग शहीद हो गए उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि हमारी हठधर्मिता और हमारी कम अकलियत की वजह से ये कानून हमने बनाया था और किसानों को इस कदर शहादत देनी पड़ी। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि हमारे गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है वो किसानों को कुचलता है और मैं उसी के बाप को दोबारा टिकट दे देता हूं। इन सारी बातों पे प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है। लेकिन ये सरकार क्या है? सरकार में तानाशाही है। सरकार सोच रही है कि सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र मचाओ। एक और बात मैं कह के अपनी बात पूरी करता हूं। जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बेशर्मी से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रही है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का प्रतिरूप बन चुके हैं। एक तरफ ईडी को भेजेंगे, शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट करेंगे, वो 60 करोड़ का चुनावी चंदा लेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और उसको जमानत मिल जाएगी। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं साहब? ये तो वसूली हो गई। उसके बाद दूसरी तरफ आपको ठेका चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो भाई मेरे आप आओ, 100-200 करोड़ का चंदा दो, आपको ठेका मिल जाएगा। तीसरा, महंगाई में गरीबों कंपनियां जो वसूली कर रही हैं उसके लिए भी ये सरकार जिम्मेदार है। 150 करोड़ का एयरटेल ने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले उसको सैटेलाइट इंटरनेट का जो स्पेक्ट्रम था बिना नीलामी के दे दिया गया। 27 टेलीकॉम कंपनियां जो 2014 से पहले काम कर रही थी टेलीकॉम सेक्टर में, उनमें प्रतिस्पर्धा के कारण कॉल रेट सस्ती हुई थी, डेटा सस्ता हुआ था। अब आज जब 4G और 5G का समय है तो अगर 27-28 कंपनियां होती तो ये जो 3,000 रुपए सालाना का बिल है ये कम से कम 1,000-1,200 में आ जाता। ठीक। लेकिन इस पूरी मोनोपोली को बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। 150 करोड़ रुपए एयरटेल से ले लिया और एयरटेल गरीब जनता के जेब से वसूली कर रहा है। तो इस वसूली का सरदार अगर कोई है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन सारे भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधानमंत्री को जवाबदेही से भागना है। इस वजह से वो राम राम कहते हैं। ठीक है। राम का नाम लेकर ये राम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि राम उस कुल से आते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हाँ, ठीक है। लेकिन ये बस 10 सेकंड में जी जरा पहले चरण तो में राम कि भड़ास निकल जाए। जी बोलिए हम आपस में ही कर बोलिए। राम वचन निभाने की मर्यादा का नाम था राम सदाचार और न्याय के मर्यादा प्रतिरूप थे। लेकिन ये सरकार जो वादा करती है उसको जुमला कह के झूठ बोल देती है, जनता के साथ धोखा करती है। किसानों को एमएसपी का कानून देने के लिए कहा और मुकर गई। ये धोखेबाज सरकार है, ये राम भक्त नहीं रामद्रोही है। ठीक है। सुनील जी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आपने सुना 3 प्रमुख दल यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे चुनावी मंच से जो मुद्दे उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुना और वैभव त्रिपाठी जी जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। जी। इस पर हम आपका विश्लेषण चाहेंगे कि ये चुनावी मुद्दे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है मामला। CPIM ने एक घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने कहा कि परमाणु बम को ही हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तेजस्वी यादव का मछली खाना वो भी चुनावी मंच पर है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को समाप्त करने जैसे मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं। योगी जी का कहना है कि एक तरफ परिवारवादी पार्टियां, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी। तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम जो सियासी गलियारे में जो ये मुद्दे तैर रहे हैं उस पर आपका विश्लेषण चाहते हैं कि जनता इससे कितना सरोकार रखती है। देखिए संजय जी, बाबा ने रामायण लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। रामायण में स्पष्ट तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान राम सब में है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, कण में भी है, सब जगह विराजमान है। लेकिन अफसोस तब होता है कि भगवान राम की दुहाई देने वाले अयोध्या जाना पसंद नहीं करते हैं, राम सेतु को पसंद नहीं करते हैं, और उसके बाद जब टीवी चैनलों बैठते हैं तो उनसे बड़ा कोई राम भक्त नजर नहीं आता है।
अगर वास्तव में आप राम भक्त हैं, राम भक्त ठेकेदार किसी पार्टी नहीं होना चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस हो। राम सबके हैं, और अगर सबके हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा में आपको भी जाना चाहिए। और कांग्रेस तो आप देख ही रहे हैं कि जो नेता वहां से निकल रहा है वो यही कह रहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके नेता जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर भी, वल्लभ जी का बयान आया, मैंने देखा, वो भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां सनातनियों का अपमान हो रहा है। और ये सत्य भी है संजय जी, जनता इस चीज को बहुत प्यार से देख रही है। कोई कह रहा है कि सनातनी झिंगुर हैं, कोई कह रहा मलेरिया है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे वक्तव्य देने के बाद हिंदुस्तान का कौन सनातनी ऐसी सरकार को पसंद करेगा जो सरकार कह रही हो कि हम जब सरकार में आप नहीं, तब तो आप कह रहे डेंगू मच्छर मलेरिया मैं खत्म कर दूंगा, और अगर सरकार में आप आ गए तो इस देश को किस आग में झोंकेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात जो अभी वही समाजवादी पार्टी के, हाँ वैभव जी नोट करते जाइए, मैं आऊंगा, समय दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी नेताजी की पार्टी, मैं हमेशा उनमें आस्था रखता हूं और आपके राष्ट्रीय चैनल से कई चरणों में कहता हूं, लेकिन अब दौर समाजवादी पार्टी का काफी बदल गया। आप महंगाई की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं। 5 साल में दूध और आटे पर भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लगाई, समाजवादी पार्टी कहां थी? अगर आप वास्तव में जनता के शुभचिंतक हैं, किसानों के शुभचिंतक हैं, तो दूध और आटे जिस समय जीएसटी लगाई गई थी, आप जन आंदोलन छेड़ देते, सरकार के लिए सिरदर्द बन जाते आप, सरकार को दूध और आटे पर जीएसटी वापस लेनी पड़ती। हाँ तो लेकिन इन लोगों ने आटा डाटा का फार्मूला दिया है सुनील जी। दिया है। और किसानों की जो बात कर रहे हैं संजय जी, बस 2 मिनट में समय आपको बोलूंगा। जी 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 बिल्कुल बोले। जब किसानों को चर्चा करता है तो मेरी आत्मा को बेहद कष्ट होता है। किसान हर सरकार में ठगा गया, कहीं ज्यादा कहीं कम। जो सपक हमारे बिन्नू जी कह रहे हैं, 700 करोड़ रुपए का घोटाला समाजवादी पार्टी का मेरे पास आज भी मौजूद है, जिस चैनल को मैं दिखा दूं ला करके। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के राज्य मंत्री मनोज पांडे जी ने जांच के लिए आदेश किया था, और आनंद मिश्रा जी ने उसमें लिखा कि ये घोटाला 700 करोड़ से ऊपर का है, शायद इसके लिए कोई एजेंसी की आवश्यकता, मैं जांच नहीं कर पाऊंगा। संजय जी आप वरिष्ठ पत्रकार, शासन अच्छी पकड़ रहती है आपकी, मुझे इस याद चीज है। को आप भी जानते होंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए का कृषि यंत्रों घोटाला हुआ, जो आज भी दबा पड़ा हुआ है। तो लेकिन मैं फिर इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ किया, वो अधिकारियों की भ्रष्टाचार की कहानी रही, जिन्होंने पैसे डका लिया, सरकार चुप हुई। समाजवादी पार्टी आई, किसानों के लिए सिंचाई माफ किया, लगान माफ किया, कम से कुछ किसानों के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी आई, नरेंद्र मोदी जी ने, योगी ने कम से कम इतना तो कर दिया कि 6,000 रुपया सम्मान निधि मिल रही है। आज किसानों को बीज के लिए किसी साहूकार को वहां जाकर देवही नहीं लेना पड़ रहा, बीज मिल रहा, लेकिन किसानों को जो हक मिलना चाहिए वो हक आज भी नहीं मिल रहा है। किसान पूर्ण रूप से हर सरकार में परेशान रहा है, इस सरकार में भी किसानों को वही स्थिति है, लेकिन 19-20 का अंतर है। जी जी चलिए, सबसे पहले हम आशीष जी से हैं। आशीष जी, आपने वैभव जी को भी सुना, बिन्नू जी को भी सुना, तमाम आरोप लगे, पहले जवाब दीजिए, फिर बिन्नू साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, इनके पास हम चलेंगे। ठीक है। देखिए संजय भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जब बात शुरू करी तो मैंने कहा था कि विपक्ष के पास चूंकि कुछ भी नहीं है, और वो बात यथाचित यहाँ पर भी सिद्ध हुई। इन्होंने, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों या कांग्रेस के प्रवक्ता हों, इन्होंने ये नहीं बताया कि हम देश के लिए क्या करने वाले हैं, हम किसान के लिए क्या करने वाले हैं। इन्होंने फिर वही चीज़, पुराने वाले जो राग थे वही बताने लगे, इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने वो नहीं करा। खैर छोड़िए, चूंकि ये इतनी बार डिबेट हो चुकी है और ये इतनी बार हो चुका है कि बेरोजगारी और किसान, चूंकि इस पर जवाब देते देते हम लोग भी थक चुके हैं और जनता भी सुन सुन के थक गई है, चूंकि इनके पास कुछ नया रहता नहीं। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने बताया हमसे कि मैनिफेस्टो के बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे। अब मैं इस पर तो विषय पर बात नहीं करूंगा कि मैनिफेस्टो पे हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और इन्होंने उसी बाबत एक बात और कही कि इनका तो मैनिफेस्टो जो है वो चुनाव के 1 दिन पहले या 3 दिन पहले आ जाता है, हमारा पहले आ जाता है। तो मैनिफेस्टो की ज़रूरत पड़ती क्यों? मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, घोषणा पत्र मतलब लोक लुभावनी बातें आपको ज़रूरत पड़ती है जनता को बताने के लिए, क्योंकि आपने करा तो कुछ है नहीं।
तो आप सिर्फ जनता को लोक लुभावनी बातें बताने के लिए कि ये देखिए हम ये कर देंगे, हम यहाँ तीर मार देंगे, हम वो खोद डालेंगे, हम ये उखाड़ डालेंगे, हम पहाड़ गिरा देंगे, तो ये आपको जरूरत पड़ती होगी। हमको इसलिए नहीं ज्यादा जरूरत पड़ती क्योंकि हम काम करते हैं, जनता के टच में रहते, जनता के साथ रहते, इसलिए हमको थोड़ा सा मैनिफेस्टो से, चूंकि घोषणा पत्र होता है, हम नई चीजों के बारे में बताते हैं कि अभी तक हमने ये करा, हम नई चीजें ये ला रहे हैं, लेकिन आपके पास ये बताने के लिए नहीं, आप वो कहते हो जो हमको देखते हो, हमारे हिसाब से आपके मैनिफेस्टो बनते तो अपना ठीक है। क्योंकि अगर आपके मैनिफेस्टो पे जनता विश्वास करती हो, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, वैभव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे जनता विश्वास नहीं करती। जनता हमारे मैनिफेस्टो पे 2014 में भी वैभव भाई विश्वास करी थी, 2019 में भी करी थी और 2024 में भी करेगी। आप अपना देखो कि ना 2014 में उसने विश्वास करा और 19 और जो अभी जो आपका मैनिफेस्टो आया लगभग एक ही है, 2019 वाला ही है, आप उठा के देख लीजिए। तो दोनों मैनिफेस्टो आपके लगभग एक ही है। आपने दो तीन चीजें न्याय और ये दोनों थोड़ा सा जोड़ने का काम करा है, क्योंकि कुछ तो लीपा पोती आप करोगे। तो कुल मिला के संजय भाई ये है कि मैनिफेस्टो वाली बात तो ये रही। अब मैं आता हूं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के ऊपर। बहुत सीधे और सज्जन दिखते हैं लेकिन है नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी ये बता रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए जो शब्दावली का ये प्रयोग करते हैं वो इनके संस्कार हैं कांग्रेस के, क्योंकि राहुल गांधी भी उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का लगातार काम करते हैं। तो वैभव भाई से हम लोग अब ये बोल रहे हैं, भाई आप शांत रहिए वैभव जी, फिर ये डिबेट खराब करना हो जाएगा। अभी बहुत अच्छी चल रही है, एक एक करके बोलिए। ना अगर इस पर उतारू होंगे तो फिर कहेंगे लो सरकार है तुम्हारी। नहीं ये मत करिए। ये संस्कार जो आपके कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेसी संस्कार जो है यहाँ डिबेट पर मत लाइए। ये राहुल गांधी और आपके ऊपर जो कांग्रेसी संस्कार हैं, हाँ वो राहुल गांधी के ऊपर है बलात्कार का, आपको पता है? ठीक है, पता है ना? डिबेट को बलात्कारी ना बताइए, आपका शीर्ष नेतृत्व बलात्कारी। चलिए शांत रहिए, मुद्दे पर रहिए। नहीं तो मुद्दे से ये खराब कर रहे हैं ना संजय भाई। आशीष आप बोलिए। नहीं नोट कर लीजिएगा, आप बताइए आ जाएंगे आपके पास। इनके संस्कार खराब है, इनकी पार्टी के संस्कार खराब है, तो ये प्रधानमंत्री को अपमानित करने का लगातार काम करते हैं। ये मोदी जी के लिए किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए जब बात करो तो फिर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि वो एक पद है, एक संवैधानिक पद है। तो उस पर थोड़ा सा आपको मिर्ची लगी क्यों है? आईना दिखा दिया तो मिर्ची लग जा रही है। क्या बोला है मैंने? कौन सा ऐसा संसदीय शब्द बोला है? पहले वो बताइए, फालतू बातें ना करिए। कौन से ऐसे शब्द मैंने बोले हैं जो कि मर्यादा के परे है? बता दीजिए। भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कहना अमर्यादित है, ये असंसदीय है। और वो जो खड़े होकर संसद में कहते हैं रेनकोट पहन के स्नान करने वाली बात, ठीक है। उन विवादों में हम क्यों जाएं? वैभव जी छोड़ दीजिए, चलिए रहने दीजिए। मुद्दे पे हम लोग रहे। बात कहते हैं वो मर्यादा है। तुम्हारे भाजपाई पुलिस वालों को पीटते हैं सड़क पे, चौराहे पे, वो मर्यादा और संस्कार है। ठीक है, ये मुद्दा आज का नहीं है। आज का पाठ न पढ़ाई। वैभव जी कानून व्यवस्था पे हम कर लेंगे। हाँ आशीष बोलिए। संजय भाई ऐसे दो कौड़ी के दो टक्के नहीं, दो कौड़ी को आप ले आते हो, जिनको इतनी तमीज नहीं है मर्यादित। जब कोई नहीं मर्यादित तो इनको होना चाहिए ना। नहीं जब ये आराम से मैं आराम से कैसे मैं बात करूं? आप ये बताओ। मैं अपनी बात कह रहा था, उनके सवालों का जवाब कौड़ी के आप प्रवक्ता उठा लाते हैं, इसे वक्त चला जाएगा। और कहीं मैंने देखा नहीं कभी, और किसी चैनल पे मैंने नहीं देखा इनको। नहीं, ये खाली पीली टाइम पास लोग आप लेकर आ जाते हो ऐसे शब्दों। नहीं तो इनको पता होना चाहिए। नहीं ठीक है, उन्होंने सवाल किया नहीं होता है ना। उन्होंने जब ये बोल रहे थे मैंने इनकी एक एक बात सुनी और मैं चुपचाप नोट कर रहा था। मैंने अपने बारी का इंतजार करा और मैं तब बोल रहा था। अब इनको तमीज तो है नहीं, कहीं समय तो आप निकाल दिए। घर पे बैठकर किन्नू जी, ये घर पर बैठकर डिबेट करने वाले लोग स्काइप पर ये बता रहे हैं एक दूसरे पे अमर्यादित। कोई जानता नहीं है इनको, कोई पहचानता नहीं। आप प्रवक्ता बना के बैठा लें। चलिए खैर जो भी है,
तो कांग्रेस के पास यही लोग होंगे। ऐसा खैर है मैं कि बताता तुझसे हूँ। प्रमाण पत्र की अब जरूरत ये नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये बता रहे ठीक हैं। है, तो फिर कौड़ी का आदमी तू है। नहीं नहीं अमर्यादित तो कौड़ी का अमर्यादित आदमी ना होता तो तुझे समझ फिर आती अमर्यादित नहीं। करेंगे तो यहाँ आवाज है हमको नहीं कम मेरे करनी पास, पड़ेगी ना दोनों उठा की। के मैं दिखाता आपको, वो बाहर चलिए, उतार के आता हूँ। विनोद जी, खैर, विनय जी। इलेक्टोरल बॉन्ड की ये बात कर रहे थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप ये जो बताइए, अभी तक ये लोग चंदा जब जो- तक ये 2018 तक ये स्कीम नहीं आई थी, ये नगद नारायण अपना मौज लेते थे। आजादी से लेके अभी तक इतना पैसा इन लोगों ने खाया है क्योंकि उसका हिसाब किताब नहीं है। अब इनको मिर्ची लगती है जब इनको बताना मोदी पड़ ने जाता कहा है कि कि जनता कौन, की ये लगातार देने की टोकने का जरूरत काम नहीं कर रहे हैं। है। आप मुझे टोकेंगे। आप इस तरीके के आदमी को इतना वैभव समय जी, देते हैं, वैभव जी, यार, नोट कर वैभव लीजिए। त्रिपाठी, वैभव जी जब नई नोट कर तमीज़ है लीजिए, बात अभी करने आपके पास की, चले अच्छे आएंगे, लोगों अपनी के बात बीच रख में लीजिएगा, बैठा ठीक है? करो थोड़ा। आशीष बोलिए बोलिए, चलिए। ठीक, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जब इस चीज का पर्दाफाश होने लगा, आप ये बताइए 20,000 करोड़ का एसबीआई ने बताया कि चंदा गया है। उसमें से 6,000 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को आया है। उसको ये बताते हैं चंदा दो धंधा लो, जो ये स्कीम बता रहे हैं। हमने धंधा दिया, हमने चंदा लिया 6,000 करोड़। विपक्ष ने कौन सा धंधा दे दिया? विपक्ष ने कौन सा धंधा दे दिया? 14,000 करोड़ इनको कहां से मिला? मतलब अगर हमको कोई चंदा देता है तो उसके पीछे ये बता देते हैं ये ठेका मिल गया इनको, ये पट्टी मिल गई। तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं है ठेका देने की, चूंकि तुम सरकार में नहीं हो, तो तुमको कहां से चंदा मिल गया? चंदा चोर तो तुम हो। तो तुम दूसरों को ऊपर ये सब चीजें ना करो। और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के ऊपर काम हो रहा है ना, ये मिर्ची उसी लिए लगी हुई है। और ये मिर्ची जो है ये अभी और लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके जो भ्रष्टाचारी अंदर करे जा रहे हैं, अभी उसमें से लंबी लिस्ट है। दूसरा ये बता रहे थे राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले और 10,000 किलोमीटर चल के उन्होंने जनता के जो मुद्दे हैं वो कलेक्ट करे। अरे तुम तो यार, तुम्हारी तो आजादी के बाद की पार्टी है, तुम आज तक यही नहीं पता लगा पाए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। और तुमको 10,000 किलोमीटर पता क्यों चलना पड़ा? क्योंकि तुम अपने को हमेशा समझते थे राजा। ठीक कि राजा तो नहीं निकलेगा, लेकिन जनता ने बता दिया राजा वो नहीं होगा जो राजा के घर पैदा होगा। राजा वो होगा जिसको जनता चुनेगी। और जनता ने एक चाय वाले को चुना, एक आम आदमी को चुना, एक गरीब व्यक्ति को चुना। तो इनको 10,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया। वो जनता की वजह से जनता ने इनको इनकी हैसियत दिखाई। दूसरी चीज ये मणिपुर बड़ा चिल्ला रहे थे। आप संजय भाई ये बताइए कि एक घटना मणिपुर में होती है और एक संदेश खाली में होती है, और दोनों ही जो घटनाएं हैं वो महिलाओं के अस्मिता और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। वैभव जी नोट कर लीजिए, अभी आपके पास महिलाओं के अस्मिता और सम्मान से जुड़ी हुई हैं दोनों ही घटनाएं। दोनों घटनाओं में अंतर पता है क्या है? अंतर ये है कि एक जगह अगर महिला की अस्मिता और सम्मान का मामला है मणिपुर में, तो वहां पर दो जातियां हैं। आपको पता है कि वो दो जातियों का एक अपना लड़ाई झगड़ा है, जिसकी वजह से ये कांड हुआ। और उसके ऊपर वहां की जो सरकार है वो लगातार नियंत्रण करे हुए है, और अब इस तरीके की कोई चीजें नहीं हो रही, वो सारी चीजें। लेकिन जो संदेश खाली का है, जिसका ये लोग नाम भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि इनकी इंडी गठबंधन की वो एक पार्ट है। संदेश खाली में आपको पता है जो खान साहब हैं, शेरवान शाहजहां खान जो भी है इनका नाम, वो टीएमसी के ही लीडर हैं। उनको टीएमसी बचाने का लगातार काम कर रही है। आप ये बताइए, जब सरकार आपकी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के ऊपर जब सरकार उसके बचाव में आ जाए, चलिए ये कितनी संदेश घिनौनी खाली बात तो है। सीबीआई खैर जांच कर हाँ, रही है। वही बिल्कुल मैं बता रहा हकीकत हूं। निकल आएगा। आशीष जी एक चीज इन्होंने अजय मिश्रा दूसरे मेहमानों के पास भी टेनी वाली भी मैं इनको जवाब दे दूं, वरना ये वो कई बार आ चुके हैं। अजय कुमार टेनी कई तो बार भैया आ तो सभी चुके हैं, इनके पास नया क्या है? ये सारी चीजें पुरानी लेकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, सबको बराबर इनको जनता ने आने नहीं दिया है, लेकिन ये परेशान इतना है कि ये अजय मिश्रा टेनी की हर बार बात कर। आज हमने मुद्दा ही यही रखा है भाई, सियासी मन से जो मुद्दे उठ रहे हैं उससे जनता कितना सरोकार रखेगा। वही मैं कह रहा हूं। विनय जी अब ठीक है, आशीष उठा लीजिए। आशीष अब आप शांत रहें, क्योंकि बहुत बोल दिया। हाँ विनय जी पहले बात आप कुछ बोलना। एक मिनट वैभव जी आपके पास आ रहे हैं। जरा ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही डिबेट नहीं है, जरा आपके सहयोगी जो है ना, इनको भी जब मौका दे दूं। बिन्नू जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। इन्होंने जो पॉइंट उठाया उस पर आप बोल लीजिएगा। आप जानते हैं मेरा नियम सबके लिए बराबर है। हाँ विनय जी, ज्यादा समय इनको दिया है आपने। विनय जी बोलिए। बोला कि इनको बोल लेने दीजिए। हाँ नहीं ठीक है। अभी तक डिबेट अब चल रही है, मैं देख रहा हूँ।
पहली बात तो तुम तड़ाम की भाषा नहीं होना चाहिए। हमारी आदित भाषाएं जनता ये गलत बात बहुत है गलत और तरीके से लेती है, किसी भी सियासी दल के नुमाइंदे देखिए ये कोई जंग नहीं है, इस ये बार विचारधारा सत्ता की से लड़ाई ये है। बाहर जाएंगे। इसमें अपनी बिल्कुल सही। विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए जिस पार्टी के पास कोई विचारधारा ही नहीं है वो इस तरह की बातें करेगी। जब अलगाववादियों से अपने विचारधारा के विपरीत जाकर के जब समझौता करना पड़ता है तो उनकी विचारधारा कहीं रह नहीं जाती है, तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक कह रहे थे घोषणा, हम घोषणा नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। घोषणा की थी कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, सिंचाई जो है मुफ्त होगा। हुआ? सुनील जी भी बैठे हुए हैं, सुनील जी को इस बारे में जानकारी है क्या हुआ? इन्होंने घोषणा की थी कि छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। बकायदे 2022 के चुनाव में घोषणा किया था। क्या टैबलेट मिला किसी छात्र को? नहीं मिला। यह केवल झूठ बोलते हैं। और मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, सुनील जी ने कहा है ना कि मैं समाजवादी पार्टी से और इस तरह से जुड़ा रहा, तो 2012 का आपने घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का देखा होगा। बता दीजिए एक भी उसमें से अगर लागू ना किया हो हम लोगों ने। उससे अधिक हमने किया है और करके दिखाया। जो घोषणा किया है वो किया है। रही बात किसानों की, जो आपने निधि का 6,000 नहीं है, 500 रुपया मंथली है, जिसको आप 6,000 कहते हैं। वह लोहिया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में समाजवादी पेंशन के रूप में हर परिवार को मिलता था, हर महिलाओं को मिलता था। हम खुद देते थे, समाजवादी सरकार में मिला करता था। आवास की बात है तो लोहिया आवास हमने तमाम लोगों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी करती कुछ नहीं है, बोलती ज्यादा है। आज दर्द क्यों हो रहा है? आज देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड बता रहे कुछ है ही नहीं है, 6,000 13,000 करोड़ इस तरह की बातें हो रही है। देश के जितनी भ्रष्ट लोग हैं, जितनी भ्रष्ट कंपनियां हैं, अपने को बचाने के लिए सबने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। और यह बात जब खुल करके सामने आ गई है तो दर्द हो रहा है। जनता जान गई तो दर्द हो रहा है। अभी तक आप छुपाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास किया, लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और ये बताना पड़ गया, इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया। भारतीय जनता पार्टी, आप आशीष जी यही लखनऊ के रहने वाले होंगे, मैं चैलेंज देता हूं आज इसी डिबेट में बैठ करके, अमौसी से चलिएगा और चिन्हट तक एक ईंट बता दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने लगाई हो। अगर विकास का कोई आयाम उन्होंने प्रस्तुत किया है तो बता दे, हमें दिखा दे कि क्या किया इन्होंने। हम कह सकते हैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ, लखनऊ ही नहीं, मथुरा भी बताएंगे, आगरा भी बताएंगे, गोरखपुर भी बताएंगे, प्रयागराज भी बताएंगे, हम बनारस भी बताएंगे। हमने पूरे उत्तर प्रदेश को सुंदर बनाने का काम किया। हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया। संजय भाई, आपको याद होगा 2009 में उत्तर प्रदेश की क्षमता क्या थी? 9,732 मेगावाट। नोट करिएगा सुनील जी, आप देख लीजिएगा, 9,732 मेगावाट। जब 2012 में हमारी सरकार आई तो 10,332 मेगावाट क्षमता पूरे उत्तर प्रदेश की थी। जब हमारी सरकार आई है, चली है, 2019 में जब हमारी सरकार गई है, उस समय करीब 19,000 कुछ समथिंग के क्षमता जो है उत्तर प्रदेश की थी। आज कितना है? कितना बढ़ाया इन्होंने? कितने इन्होंने कारखाने लगाए हैं? कितने बिजली के क्षेत्र में कहां काम किया है? झूठ बोलते हैं ये सब, एक नंबर का झूठा है। यह हिंदुस्तान नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो यह भारतीय जनता पार्टी है। यह जनता को ठगने का काम करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। युवाओं के बारे में बात करने पे कहते हैं ये बेकार की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं। वो पूछिए उन युवाओं के परिवार वालों से जिन्होंने क्या सपने देखे होंगे। इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा, दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, मुखर्जी नगर में 5,000 का कमरा लेकर के बेचारे किस तरह से पढ़ाई पूरा किए होंगे दिल्ली में जाकर के। आज जब वो पढ़ के आ रहे तो उनके पास नौकरी ही नहीं है। कहते हैं क्या सरकारी नौकरी सबको मिलेगी? अरे खाली अमित शाह के लड़के को मिलेगी क्या? वो बीसीसीआई का सचिव बन जाएगा? ठीक है। क्या हमारे देश की जनता सरकारी नौकरी नहीं पा सकती? महाभ्रष्ट, महाझूठा, महाफ्रॉड, देश की सबसे करप्ट पार्टी अगर कोई है
तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस दिन सरकार जाएगी इन लोगों का वीजा पासपोर्ट बनने नहीं पाएगा। आशीष भाई जान लीजिएगा, इनसे संबंध है और इनसे दूरी बना। ठीक है, पहले वैभव जी से ले लें, आशीष फिर इकट्ठे जवाब ले लेंगे दोनों का। नहीं मैं एक का दे दूं वरना फिर नहीं एक सब हो जाता है। एक मिनट वैभव जी। हाँ संजय जी, यही मैं कह रहा था कि डिबेट को आप अपने हिसाब से और दो कौड़ी का मैं हो सकता हूं। नहीं हमारे आदित भाषाओं को फिर बार बार रिपीट करेंगे तो वही हो जाएगा ना। मैं पहले ही इस पे अपना खंडन दे चुका मतलब हूं। वो बोलता रह जाए आदमी और मैं ना बोलूं। नहीं मैंने वैभव जी आशीष जी को बोल दिया कि हमारी आदित भाषा ना आपको इजाजत है ना किसी को इजाजत है। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुन लीजिए। जी जवाब देने के लिए समय, वो आदमी 10 मिनट तक बोलता रहा मेरे लिए। बोलिए हाँ बोलिए। और ऐसा है, देखिए संजय जी, मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, अगर इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ अगर वो बोलना हो ना तो मुझे न बुलाएंगे। नहीं आप अपनी जिनके पास तमीज नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के लिए, अरे सर सुन तो लीजिए, अब मैं बोल रहा हूं तो अब आप, मैंने प्रधानमंत्री के लिए कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री जांच से भागते हैं। जांच से कौन भागता है? जो चोर। तो इस बात में मिर्ची अगर लग रही है तो जय जय भ्रष्टाचार उजागर करेंगे तो भ्रष्टाचारियों को बुरा लगेगा ही। मैं अभी हमारे विश्लेषक महोदय जो कह रहे थे कि टीवी पे राम भक्त बन जाते, भैया हम टीवी पे राम भक्त नहीं बनते। हम जब सुबह उठते हैं ना तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने 4 बजे भोर में जाते हैं, अंधेरे में, किसी को पता भी नहीं चलता। हम भक्त हैं कि नहीं है ये मेरी अपनी व्यवस्था है, और राम के दर्शन अयोध्या में जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कब जाएंगे। सरकार के और संघ और राजनीतिक कार्यक्रम में जाने के लिए हम बाध्य नहीं है। अरे शंकराचार्यों को जाने नहीं दिया गया, किसको आप बुला रहे हैं? शंकराचार्य बगुला की तरह देखते रहे, आप किसको बुला रहे हैं? जिस सरकार में जहां पर अपने धर्म के शंकराचार्यों की इज्जत नहीं रही, आप ही के सहयोगी हैं। ये वही शंकराचार्यों की बिन्नू भाई बात बता रहे हैं जिनको बंधवा के मरवाया था समाजवादी पार्टी। वैभव जी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अरे यार ऐसे घटनाओं का अगर मैं जिक्र करने लगा और सुनील जी जिक्र करने लगे तो वही मैं बता रहा हूँ सारे सियासी दलों के लिए। छोड़िए वैभव जी बोलिए। हाँ ऐसा हर सरकार के घटनाक्रम पर अगर हम बोलने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा चल जाएगा, फिर कोई बचेंगे नहीं आप लोग। हाँ वैभव जी बताइए। आप भाजपा के साथी कह रहे थे कि ये महंगाई बेरोजगारी हर बार कहते हैं, कुछ बोलने को है नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि जनता के जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धरातल से अलग। दूसरी बात, ये राजा और प्रजा वाली बात कर रहे थे। भाई राजा कौन है, प्रजा कौन है? अगर राहुल गांधी कोई राजा बता रहे थे तो भाई वो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। उन्होंने 10,000 किलोमीटर यात्रा की, और आपके जो गरीब की बात, गरीबी चिल्लाने वाला व्यक्ति राजस्थान सरकार चली गई, सूट पहनता है, करोड़ों का खर्चा अपने ऊपर करता है, 500 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन उसके ऊपर होता है। ये राजा और प्रजा का फर्क जनता समझ रही है, क्योंकि मोदी जी की हर उस झूठी बात को मीडिया प्रचारित कर रही है। आपको नहीं कह रहा हूं मैं, गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया को देखना जनता ने बंद कर दिया। अब समानता की बात कर रहे थे, ये संदेश खाली और मणिपुर, भाई साहब बहुत अच्छा है। संदेश खाली प्रधानमंत्री जी गए, सीबीआई जांच हो रही है, बीएचयू के घटना में इन्होंने बचाव किया उन बलात्कारियों का, उनको पदोन्नत किया, उस पे भी जनता सवाल कर रही है। और सवाल ये भी कर रही है कि संदेश खाली तो प्रधानमंत्री गए, लेकिन क्या डर गए हैं प्रधानमंत्री कि मणिपुर आज तक नहीं जा पाए? क्यों नहीं जाते हैं, ये बात है। चंदा की बात कर रहे थे ये भाई साहब, चंदा, प्रधानमंत्री मोदी और इनकी सरकार का जो मत था सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सीजेआई के सामने, कि चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री और ये सरकार चंदा की डिटेल को छिपाना चाहती थी। उसके बाद पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इस स्कीम को, और फिर कहा कि आप तुरंत दीजिए। फिर पीछे से साजिश हुई और एसबीआई ने क्या कहा, जून के बाद देंगे, चुनाव के बाद, क्योंकि साहब की चोरी पकड़ी जाएगी।
जब फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर दी सीबीआई ने, उसके बाद इस एसबीआई ने 24 घंटे के अंदर दे दी। कैसे चोरी छिपाया जा रहा था, कैसे जांच से भागती है ये सरकार। अभी बात कह रहे थे हमारे चुनाव राजनीतिक विश्लेषक महोदय, 700 करोड़ और 200 करोड़ भाजपा का भी उन्होंने बताया, तो ये डिटेल आदरणीय आप दे देते लोकायुक्त को, वो जांच करते, जेल जाते। 10 साल में तो मोदी जी ने किसी भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेजा। हाँ, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार ये काम के आरोप आपका है कि हमारा लगाए काम है? उनको मंत्री अरे जरूर भाई, किया। लाइन लगी अब एक पड़ी। चीज और बता हम दें, लोग चिंता मीडिया हम लोग का का कार्य काम कर रहे हैं, तथ्य हमको नहीं कोई इनके पास। बताने के अतिरिक्त कोई पावर नहीं अरे मिला। हम लोग काम विपक्ष का है। मैं आपको हमारा काम सजा सरकार देख को का ऐसा वोट का है काम भाई, है, अगर वोट का यूपी काम है, में काम एक काम एक टाइम काम पास नहीं करना सजा तो दे। करते मेरा रहिए। काम मुकदमा करना नहीं है, ये काम ऐसा आप है, विपक्ष में आके अरे करिए। मीडिया भाई रास्ता दिखाती है। वैभव जी, मैं क्या बेवकूफी वाली बात करते रास्ता हो? मीडिया पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि मीडिया सरकार से सवाल पूछने से डरती है। और विपक्ष नहीं से हम नहीं डरते हैं। करती है। फिर आप मुद्दे को आपको डिरेल मत समझ नहीं कीजिए। आता है। हम बैठे संजय जी, हमको भी मौका मैं दीजिएगा, मैं आपको काफी नहीं देर कह रहा हूँ, जी, सुनील जी आ रहे हैं आपके पास। मीडिया की बात कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि 10,000 करोड़ जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ का वीडियो वायरल होता है, उसकी जांच नहीं होती है। मतलब साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार के जांच से भाग रही है, और जांच से वही भागता है जो वैभव भ्रष्टाचार जी- होता है, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा होता है। वैभव जी थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं दे दूं इन तमाम मुद्दों को लेकर जी के। बताएं। अगर कांग्रेसी लाख की तादाद में सड़क पर निकल जाते ना, तो संभवतः ऐसा होता नहीं कि मीडिया उसको कवरेज नहीं करती। यहीं बड़े पर इंदिरा नादान गांधी, हो गए मतलब यहीं आप यूपी में, बड़े सुन लीजिए नादान- वैभव जी, बड़े एक नादान चीज हो सुन गए। लीजिए। मैं उस बात का जवाब मैं आपको मैं एक जवाब दे देता पहले हूं। मेरा बड़े तर्क नादान सुन हो लीजिए। गए यहीं आप। पर मायावती की सरकार सरकार जांच थी ना कराए, और उससे मैंने एक सवाल निजी नहीं चैनल है। में इंदिरा गांधी विपक्ष सड़क पे प्रतिष्ठान नहीं का आए, मुद्दा इससे उठाया सवाल था, और कांग्रेस के लाखों के तादाद में लोग लखनऊ आए थे, और उस समय मुझे याद है कि बीबीसी से लेकर तमाम किस चैनलों सन ने की उसको बात कवर कर रहे किया हैं था। भैया? किस सन की बात कर रहे हैं? मायावती सरकार। एक साथ आखिरी की। टिप्पणी में 10 सेकंड आज के लिए, 24 10 चला, सेकंड इनके के पास लिए हैं मैं कितने आपको लोग? कर रहा हूं। एक विधायक मैं 10 सेकंड, हाँ जी, 10 सेकंड। जी, जी। हाँ, 1% वोट है। ऐसा है कि सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं, सरकार अपने भ्रष्टाचार की जांच न कराए, इस पे सवाल नहीं। सवाल इस पे है कि विपक्ष लाखों की संख्या में क्यों नहीं उतरा। धारा 144 लगा दी जाती है जब भी कोई प्रदर्शन होता है। आप बात कर रहे हैं सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ, सवाल सरकार से पूछिए। जांच से भाग रही है सरकार, क्यों? इस बात की सवाल आप सरकार ठीक से है। पूछिए। विपक्ष उतरा कि नहीं उतरा, सुनील त्रिपाठी विपक्ष की जी उतनी 700 जिम्मेदारी करोड़ नहीं की है बात जितनी करते हैं तो सरकार की कहते हैं कि जिम्मेदारी। क्यों नहीं मैं जाके बार बार बोलता कोर्ट हूं में कि अगर जाते नजीर हैं। की बात करेंगे तो मेरे पास बहुत भरा हुआ है 22-23 साल में छोड़िए भैया। विधानसभा का अरे घेराव। आप अनुभवी सुनील व्यक्ति जी, हैं, आपके पास नजीर आपको है। याद होगा ना, बिल्कुल नदीम याद है। अशरफ जैसी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, विधानसभा का जी, जी। घेराव कर दिया था। जी, धारा जी। 144 से लेकर तमाम चीजें हुई थी। डरते हैं हम लोगों के ऊपर भी वाटर कैनन चला था, मीडिया कर्मियों के भी। डरने से डरते हैं, राजनीति लेकिन अब करेंगे। कांग्रेस में वो दमखम नहीं है। हाँ, सुनील जी कुछ 144 बोलना से चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, रीता सुनील जी। बोगड़ा जी को भी मैंने लाठी खाते देखा और अखिलेश जी को मैंने एजेंसियों लाठी का खाते हुए दुरुपयोग देखा। करती है, उस पे हाँ, सवाल रीता नहीं है। बहुगुणा का भी विधानसभा घेराव याद है। याद है, विधानसभा के सामने लाठियां खाई थी। ठीक है, अब रीता जी जरा आएंगे। सुनील जी को हम लोग सुन बिल्कुल लें। ही हाँ, सुनील अप्रासंगिक जी हो गया है। कुछ बोलना चाह रहे थे, सुनील जी बोलिए। देखिए, वाली बातें भूल गए हम। संजय जी, कि क्या जवाब? मणिपुर सबको याद आ रहा है, कश्मीर क्यों भूल जाते हैं? कश्मीर पे क्या घटना हुई, मेरी समझ से कि जहां तक मुझे जानकारी है, मणिपुर से ज्यादा दर्दनाक घटना कश्मीर को हुई थी। उस पर विपक्ष नहीं बोलता है। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और संघ अब का क्या- आदमी ये राज्यपाल बोलेंगे जरूर था। बीच में, अब इनको ये नहीं मना कर रहे हैं आप। एक मिनट, वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी सबने सुना ना, वैभव जी सबने सुना आपको, जरा सुनील जी को सुन लीजिए आप फिर बीच में बोलते जल्दी। हैं तो ब्रेन की लय कट जाती है। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने वो ऐतिहासिक कार्य किया जो किसी ने नहीं किया। वो ऐतिहासिक कार्य कि आज भ्रष्टाचार की समाचार गंगा पत्रों पर बहा जीएसटी लगा दी गई। कोई विपक्ष की पार्टी ने कहीं आवाज उठाई है कि मीडिया के ऊपर जो जीएसटी लगाई गई है, अगर मेरी सरकार आएगी मैं जीएसटी खत्म करूंगा? अगर किसी ने उठाई हो आवाज, हो सकता मुझे जानकारी ना हो, मैं छोटा पत्रकार हूं, बताइए आप हमको। ये सब मुद्दे नहीं है। मीडिया ही सड़क नहीं, पे उतर ये मुद्दे जाए। इनके पास नहीं आए। है। गोदी मीडिया कहने मुद्दे हैं, गोदी मीडिया कहने मुद्दे हैं, लेकिन मीडिया के लिए साथ खड़े होने का समय नहीं है इनके पास में। किसी के मैनिफेस्टो में ऐसा हो कि मोदी जी ने जीएसटी लगाई है, मीडिया समाचार पत्रों पर, चैनलों मीडिया पर, जनता के जीएसटी में साथ खत्म खड़ी करूंगा। है क्या?
आज कोई ये चर्चा कर रहा चर्चा होगा। चल रही है कि अगर 1947 में आज की मीडिया होती तो देश आजाद नहीं होता, आप और आपके क्योंकि ये नेता मीडिया वैभव जी, अंग्रेजों की दलाली वैभव जी, कर रही दिक्कत होती यही है कि है, आप लेकिन सुनते नहीं आपकी गुलामी सबसे हैं। जरा अच्छा सुन है। लीजिए, अब यही बचा है कि हम लोग गुलामी के स्टूडियो फायदे छोड़ बताने करके भूल जाते हैं मीडिया अपने के लोग वक्त में, मीडिया भूल के लोग जाते हैं सड़कों क्या पर बोल उतरे रहे हैं। हाँ, हैं। ठीक है, संजय जी, मैं भी रुक जा, अपनी रुक पीड़ा व्यक्त कर सकूं आपके हमें पक्ष जवाब से। देना कम से कम आप ये कहिए दावे के साथ, अगर मेरी सरकार आएगी तो हम मीडिया कर्मियों को, मीडिया समूहों को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जो समाचार पत्रों को जीएसटी लगाई गई उसको खत्म करेंगे। दूसरी बात जो बिन्नू जी हमारे कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने काम किया, मैं भी मानता हूं। लोक भवन आपने बनवाया, ठिकाना आपने बनाया, मेट्रो आपने शुरू की, फिर आप हार क्यों गए? कभी इस पर चिंतन किया आपने? अगर आपने विकास कार्य किया, मैं कह रहा हूं आपने किया, मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोक भवन बनवाया, आपने बनवाया। डीजीपी ऑफिस किसने बनवाया? आपने बनवाया। इसके बावजूद आप क्यों हारे? संजय जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी ने विकास कार्य तो कष्ट किया, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अखिलेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हुई, जिसपे योगी जी की सरकार इस समय काम कर रही है। विकास तो नहीं उतना हो रहा है, और सबसे लेकिन ज्यादा लॉ एंड तालियां ऑर्डर भी, पर मैं सुनील जी, सबसे दावे ज्यादा साथ कर रहा तालियां हूं भी कि इसी पूर्व बात पे बज सरकार रही की हैं। वर्तमान सरकार योगी जी की काफी सफल है, और यही कारण जनता इस सरकार को स्वीकार करती है। क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई, ये अलग बिंदु है। अगर हमारी बहन बेटियां, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहां महंगाई होगी, कहां भ्रष्टाचार होगा। मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, समस्या को गंभीरता से सोचा, और लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लीजिए कि अगर कहीं रेप होता है तो इनकाउंटर होता है। अपराधी एकदम त्रस्त हैं योगी जी के नेतृत्व में, और ये सरकार इसी पर काम कर रही है। संजय जी। हाँ, सुनील जी, बोले, बहुत संक्षेप में। शायद मेरा संजय जी संपर्क टूट गया है। नहीं, ठीक है। हेलो। वक्त यहीं तक हमें इजाजत देता है। हालांकि मुद्दा हमने ये रखा था कि सियासी मन से क्या कुछ निकलेगा, लेकिन हर बार यही होता है कि वाद विवाद में हम फंस जाते हैं और समय जाया कर लेते हैं। हमारा साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हम मुद्दों पर रहेंगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा बात सारे प्रवक्ताओं की आ जाए, और अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि जनता उसे पसंद नहीं करती है। सुनील जी ने साफ तौर पर कहा कि निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, और हमें लगता है कि योगी की जनसभाओं में जो तालियां भी बज रही हैं ना, वह सबसे ज़्यादा इसी बात पर बज रही है कि उन्होंने माफियाओं के खून को ठंडा कर दिया। इस तरह के बयान जो उनके मन से आ रहे हैं उसको जनता बहुत पसंद कर रही है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। चर्चा में जुड़े तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का, मतदान का तारीख जैसे जैसे करीब आता जाएगा, इस तरह के मुद्दे और भी हमारे सामने होंगे, जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये देखने वाली बात होती है कि जनता किसके दावों में और किसके वादों पर यकीन करती है, और किसे अपना साथ देती है और किसे नकारती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी, एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो 70% इज इम्प्रूव्ड।